नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब? मैं अधिवक्ता अखिलेंद्र कुमार चौबे आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं मिरर ऑफ ट्रूथ लीगल सीरीज में। आज हम चर्चा करेंगे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 और पूरा इसका मैं सीरीज इस बार लेके आ रहा हूं। इस बार पूरा सीरीज अपलोड करूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे और फेसबुक पे। अगर आपको अच्छा लगेगा तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब करिएगा, इंफॉर्मेटिव रहेगा। देखिए दोस्तों, इस कोड को बनाने का उद्देश्य भूमि और राजस्व संबंधी अनेक पुराने कानून थे जो बहुत ही पुराने थे, जैसे कि यूपी लैंड रेवेन्यू एक्ट 1901, जमींदारी एबोल्यूशन एक्ट 1915, यूपी टेनेंसी एक्ट 1939। ये चीजें आम नागरिकों को समझने में बहुत जटिल हो गई थी, दिक्कत हो गई थी। अब इसके लिए सरकार ने पुराने राजस्व कानूनों को एकत्रित कंसोलिडेट करके एक नया आधुनिक सरल कानून बनाया, जिसका नाम रखा गया उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता अधिनियम 2006। यह लागू 2006 में तो पारित हो गया था, लेकिन लागू नहीं हो पाया था। लागू हुआ था 11 फरवरी 2016 को उत्तर प्रदेश में लागू हुआ। इसमें कुल जो है 13 अध्याय हैं, 231 धाराएं हैं, 2 अनुसूचियां हैं। यह कानून भूमि धरों के अधिकार, भूमि विवाद, भू राजस्व वसूली, रिकॉर्ड्स ऑफ राइट्स, भूमि के उपयोग में परिवर्तन और ग्राम समाज की भूमि जैसे महत्वपूर्ण विषयों को कवर करता है। प्रारंभिक अध्याय 1 में डेफिनेशन है, टाइटल्स है, स्कोप्स है। स्कोप मतलब क्षेत्र जो है। दूसरा अध्याय जो है राजस्व अधिकारी और उनकी शक्तियों के बारे में बात करता है। तीसरा अध्याय जो है इसमें भूमिधर, पट्टा एवं आसामी के अधिकारों के बारे में बात करता है। चौथा अध्याय जो है भूमि को उपयोग, कब्जा एवं स्वामित्व के बारे में बात करता है। पांचवा अध्याय जो है इसका भूमि के अभिलेख एवं संरक्षण की प्रक्रिया के बारे में बात करता है। छठा अध्याय जो है इसका, छठा चैप्टर जो है भू राजस्व निर्धारण एवं वसूली के संबंध में बात करता है। भू राजस्व जो है उसे कितना लगान लिया जाएगा और कैसे वसूला जाएगा, इसके संबंध में बात करता है। सातवां अध्याय भूमि का हस्तांतरण, उपहार, विक्रय के संबंध में बात करता है। आठवां विवाद, सीमांकन और पुनरीक्षण के बारे में बात करता है। अगर कोई डिस्प्यूटेड लैंड है जिसका टेरिटरी नहीं है या पुनरीक्षण की व्यवस्था हो, रिव्यू करना हो, उसके बारे में 8वां अध्याय बात करता है। रेवेन्यू का 9वां अध्याय क्या कहता है भाई? ग्राम समाज, भूमि एवं सार्वजनिक संपत्ति की बात करता है। 10वां अध्याय जो है राजस्व न्यायालय की कार्य प्रणाली के बारे में बात करता है। और 11वां जो है दंडात्मक प्रावधान के बारे में बात करता है। 12वां जो है अपील, देखिए किसी भी कोर्ट में अपील, पुनरीक्षण और पुनर्विचार याचिका के बारे में बात करता है। अध्याय 13वां चैप्टर विविध एवं अन्य निर्णय शक्तियों के बारे में बात करता है। ये एक मोटा मोटी किन किन चैप्टर्स में क्या क्या चीजें हैं उनको आपको सामने के रखने का छोटा सा प्रयास था। अब इसकी जो इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं उनके बारे में बात करेंगे। सेक्शन 4 जो है राजस्व न्यायालयों के स्थापना की बात करता है। कौन कौन से राजस्व न्यायालय होंगे, मैं डिटेल में भी जाऊंगा, पहले इंट्रो हो जाए पूरे इस कोड से। सेक्शन 9 जो है तहसीलदार, उप जिलाधिकारी की पावर के बारे में बात करता है, शक्ति के बारे में बात करता है, क्या उनकी शक्तियां हैं। सेक्शन 23 भूमिधर की परिभाषा को डिफाइन करता है कि हु इज द भूमिधर, कौन भूमिधर है। सेक्शन 35 जो कहता है भूमि उपयोग एवं परिवर्तन के बारे में बात करता है। 66 जो है भूमि को गैर कृषक उपयोग की अनुमति के बारे में बात करता है। नॉन एग्रीकल्चर लैंड कैसे उपयोग की जा सकती है और डिक्लेयर कराया जा सकता है। 79 भूमि के हस्तांतरण के बारे में, हस्तांतरण के पर प्रतिबंध के बारे में बात करता है। सेक्शन 79 जो है ट्रांसफर पे रिस्ट्रिक्शंस की बात करता है। और 128 जो है रिकॉर्ड ऑफ राइट्स की रख रखाव, कैसे कैसे रिकॉर्ड रखे जाएंगे उसके बारे में बात करता है। 210 अपील की प्रक्रिया है और 211 पुनरीक्षण एवं पुनर्याचिका के बारे में बात करता है। 35 का भूमि उपयोग मतलब सक्सेशन म्यूटेशन, किसके अगर हमारे पूर्वजों की है तो वो आगे कैसे ट्रांसफर होगी उसके बारे में बात करता है 33 से लेकर 35 में। अब भूमिधर के राइट्स क्या होते हैं? इस संहिता में के अनुसार भूमिधर भूमि का स्वामी और उपयोग का अधिकार है। स्वामित्व और उपयोग का मतलब उसका प्रॉपर्टी पे स्वामित्व भी होगा और उपभोग करने का होगा, परंतु कुछ शर्त के साथ। जैसे भूमि गैर कृषक उपयोग करने से पहले अनुमति लेना हो,
जैसे आप अभी कॉमन प्रूडेंस में आपने देखा होगा, प्लॉटिंग हो जा रही है और उसकी नॉन एग्रीकल्चर लैंड डिक्लेयर नहीं हो रहा है और लोग घर बनाते जा रहे हैं। तो इस तरीके का घर नहीं बना सकते हैं आप। भूमि का विक्रय या उपहार करने की पूर्व निर्धारित की प्रक्रिया पूरी हो, विक्रय करने के लिए भी और उपहार देने के लिए भी जो प्रक्रिया निहित है वो पूरी हो। टीपीए में उसका डिटेल मिलता है, मैं बताऊंगा उसको भी आगे की सीरीज में। पूरा रेवेन्यू मॉडल मैं समझाऊंगा, पूरा सिविल लिटिगेशन मैं समझाऊंगा भी। भूमि अभिलेख और डिजिटलकरण, जो खतौनी और भूमि का अभिलेख जो है डिजिटलाइजेशन हो, इसका उद्देश्य रहा है। राजस्व न्यायालय और अपील, देखिए लेखपाल प्राइमरली इसका इन्वेस्टिगेटर होता है, फिर कानूनगो होता है जिसे इंस्पेक्टर कहते हैं, रेवेन्यू इंस्पेक्टर कहते हैं, फिर तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, जिलाधिकारी, मंडलायुक्त और राजस्व परिषद तक इसका जुरिडिक्शन है। जो ये प्रक्रिया है इस तरीके से चलता है। राजस्व, जब नया कानून बना तो राजस्व कानून में एक रूपता लाना था इसका उद्देश्य, जनता के लिए प्रक्रियात्मक रूप से सरल बनाना, भूमि विवाद को त्वरित निपटाने का प्रयास करना, पारदर्शी और डिजिटलकरण को बढ़ावा देना, ये प्रक्रिया थी। दोस्तों, यूपी रेवेन्यू कोड 2006 ने उत्तर प्रदेश में भूमि प्रशासन की एक नई पारदर्शी व्यवस्था स्थापित की है। पहले इतना डिजिटल प्लेटफॉर्म नहीं था तो बड़ी धांधली हुआ करती थी, रिकॉर्ड्स बहुत त्रुटियां, अभी पुराने रिकॉर्ड्स देखिए बहुत छेड़छाड़ हुई हैं और बहुत आप कह सकते हैं तो अनएथिकल तरीके से और अनप्रोफेशनल तरीके से मैनेज हुआ करती थी। हर नागरिक ऑनलाइन पे अपनी भूमि खतौनी और राजस्व की जानकारी प्राप्त कर सकता है कि ई खतौनी हम अपनी भूमि का देख सकते हैं। इस कानून का सही अध्ययन केवल राजस्व अधिकारी अधिवक्ताओं के लिए उपयोग है, बल्कि हर केवल उन्हीं तक सीमित नहीं है, केवल राजस्व अधिकारी जान जाए, कोई वकील जान जाए, उन्हीं तक सीमित नहीं है। इसका सीमा जो है थोड़ा सा एक्सटेंशन है, बढ़ा है। और बढ़ा इसलिए है, ये केवल हर भूमिधर और किसान के अधिकारों की रक्षा के लिए आवश्यक है। तो ये कानून जिसके पास लैंड है उसको जानना आवश्यक है। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अगली क्लास में हम बताएंगे यूपी रेवेन्यू कोड 2016 स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर पे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भूमि अधिकार।